Hello and namaskar दोस्तों, I welcome you all at Crack Grade B. Recently, Government of India has released National Education Policy 2020. What government is going to transform and what types of reforms the government is going to change in school and higher education system, वो हम इस अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहां बता देता हूं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो लेट्स सी what types of transformational reforms government is going to change by taking National Education Policy 2020 into consideration. Before moving ahead, you should know what is the evolution of education policy. गवर्नमेंट ने किस तरह से 1948 से लेके और 2019 तक गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया है। देखिए, सबसे पहले 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन गठित हुआ था। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो गठित हुआ था वो 1952-53 में हुआ था। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 में अंडर डॉक्टर डीएस कोठारी। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आया, जिसमें एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि अभी जो 2020 की पॉलिसी है उसमें 1986 की पॉलिसी के बाद क्या चेंज आया है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 96 को मॉडिफाई करके 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जो मेजर चेंजेस हुए थे वो हुए हैं 2016 और 2019 में। लेट टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी 2016 में, जिसको गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो अब की रिपोर्ट है इसको डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट कहा जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 31 मई 2019 को। तो ये इसी रिपोर्ट का आउटकम है। इसी रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने लोगों के सजेशन, स्टेक होल्डर के सजेशन के साथ, बहुत सारे एमपीज ने भी इसमें सजेशन दिया है, बहुत सारे एजुकेशनल स्किल्स जो मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके इनपुट को लेके एजुकेशन पॉलिसी 2020 को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर 27 रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें से 10 जो है वो स्कूल एजुकेशन में है, 10 हायर एजुकेशन में है और 7 कॉमन टू ऑल, जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन एजुकेशन इज द part and is the demand of the government. In short, we can say that it is a path-breaking reforms which was introduced in this National Education Policy 2020. जल्दी से इसकी मेजर हाइलाइट्स को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसकी हाइलाइट है, न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2020। वेरी नोटेबल पॉइंट, 2030 तक अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करना है, जो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेजर हाईलाइट है। Then NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into the mainstream. Friends, अभी मैं आपसे इसके हाइलाइट्स के बारे में बात कर रहा हूं और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग अगली स्लाइड्स में डिटेल में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, इन्होंने पूरा करिकुलम स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है।
देखिए सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर होता था, 10+2 सिस्टम, और उससे पहले का सिस्टम होता था, यानी कि 1 to 9, 1 to 10 एक स्ट्रक्चर होता था, और उसके बाद 11th एंड 12th एक स्ट्रक्चर होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नए स्ट्रक्चर में रिप्लेस कर दिया है, 5-3-3-3, 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर में। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे उसके बारे में मैं अपनी अगली स्लाइड्स में बात करूंगा, बट टोटल करिकुलर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी चेंज। देन गवर्नमेंट ने फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, वो भी हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखा है कि आज के बाद कोई भी नो रिजिड सेपरेशन नहीं होगा बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वोकेशनल स्ट्रीम्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में कोई म्यूजिक सीखना चाहता है या फिर अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो उसको उसके सिस्टम के साथ, उसको उसकी पढ़ाई के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इस सिस्टम को, इसको अलग नहीं माना जाएगा। तो इट इज कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट इन दिस एजुकेशन पॉलिसी। दूसरा, वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट किया है विद 6 क्लास एंड ऑनवर्ड्स। मतलब ये हुआ कि इससे पहले क्या होता था, 8th क्लास के बाद आप किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग में जा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी में 6th क्लास से ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बच्चा 6th क्लास तक पढ़ता है और क्राफ्टमैनशिप सीखना चाहता है, इलेक्ट्रिशियन के बारे में जानना चाहता है, कारपेंटर के बारे में जानना चाहता है, तो उस केस में वो इस 6th क्लास के साथ ही इस तरह की इंटर्नशिप्स को कर सकता है, जिससे उसका डेवलपमेंट होगा, जिससे वो जानेगा कि क्राफ्टमैनशिप क्या होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिशियन कैसे काम करता है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कोई भी बच्चा अपने स्कूल से अगर इस तरह की इंटर्नशिप को करता है, तो 6th क्लास ऑनवर्ड्स वो एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में आगे देश में अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये भी एक पॉइंट है कि अप टू ग्रेड 5 कोई भी एजुकेशन होगी वो आप मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। इसका पर्पस क्या है, इसमें बच्चे को केवल नंबर ना देकर या न्यूमरेसी से उसको जज ना करके कई सारे पॉइंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें एक पॉइंट है लाइफ स्किल्स का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन a new and comprehensive national curriculum framework for teacher education, that is called short in SCFTE, 2020 will be introduced. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed course. ये भी गवर्नमेंट ने अपनी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं, यानी कि वो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, और ये किसी भी पॉपुलेशन का 3 to 4% होता है केवल। तो इन जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अपनी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई सारे प्रोविजंस दिए हैं, कई सारे प्रावधान दिए हैं। देन अब जो करिकुलम तैयार होगा उसका मेन फोकस होगा 21st सेंचुरी पर, यानी कि मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है बच्चों के अंदर, और जो भी करिकुलम तैयार होगा उस करिकुलम के अंदर इन दो चीजों का ध्यान रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इज थिंकिंग की 6th क्लास से ही वो कोडिंग जो मैथ होती है, कोड मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी थ्रू दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं कि नो रिजिड सेपरेशन। अगर कोई म्यूजिक सीखना चाहता है
या स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो उसके लिए कोई सेपरेशन नहीं होगा. इट विल बी पार्ट ऑफ योर कोर्स, इट विल बी पार्ट योर, जो आप स्कूल में सीखेंगे उसका ही ये एक पार्ट होने वाला है. दूसरा, एक जेंडर इंक्लूजन फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है. फॉर एग्जाम्पल की जो गर्ल्स की एजुकेशन है उनके लिए इस फंड का इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल कि जो आज की हमारे डेट में जो केजीबीवी है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, कहीं कहीं जगह पर वो 8th क्लास तक है, तो उनको 12th और 10th तक अपग्रेड करने की बात इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कही गई है. अब देखते हैं फ्रेंड्स कि धीरे धीरे इसमें किस तरह से ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े, हाईलाइट किए, वो किस तरह से गवर्नमेंट इसको कवर करने जा रही है थ्रू दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. देखिए, हमारा सबसे पहले जो बात हमने की थी कि हमको इंश्योर करना है यूनिवर्सल एक्सेस को, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG 4, जिसके हिसाब से हमें अपना एनरोलमेंट रेशियो बनाना है और एजुकेशन को डेवलप करना है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देगी, इनोवेशन लाएगी एजुकेशन के अंदर, और जितने भी मल्टीपल पाथवे हैं टू लर्न इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल और फॉर्मल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बच्चा बैक ड्रॉप आउट हुआ है या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको एसोसिएट करेगी थ्रू काउंसलर, वेल ट्रेन सोशल वर्कर विद सोशल ओपनिंग लर्निंग क्लासेस फॉर 3, 5 and 8 थ्रू NIOS. State Open School Secondary Education Program equivalent to grade 10 and 12 will also introduce. वोकेशनल कोर्सेज के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं. उसमें एडल्ट लिटरेसी और लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम के बारे में भी बताया जाएगा. एंड अबाउट 2 करोड़ ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ट्रैक पर वापस लेके आया जाएगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट. अब बात करते हैं दोस्तों की यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में. जो इस रिपोर्ट ने बात की है वो गवर्नमेंट कैसे कंप्लीट करने वाली है. देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एक्सेस की जो बच्चे 3 से 6 साल के बीच के हैं उनको फ्री एजुकेशन, सेफ, हाई क्वालिटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू आंगनवाड़ी और प्री स्कूल और बाल वाटिका. ये वर्ड याद रखना, बाल वाटिका. जनरली हम देखते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो प्री स्कूल्स होते हैं यहाँ पर, जिनको हम प्ले ग्रुप्स कहते हैं, और रूरल एरिया में आंगनवाड़ी और प्री स्कूल और बाल वाटिका के थ्रू इस पॉइंट को, यानी कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको इन सेंटर्स के थ्रू कवर किया जाएगा. फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम, जिसके बारे में मैंने भी बात की कि बेसिक न्यूमेरेसी और लिटरेसी को इंप्रूव करना है, और उनको 3 से 8 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पहले जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे होंगे और दूसरा 6 से 8 साल के बच्चे होंगे जो पहले से और फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए इस तरह के करिकुलम को डेवलप किया जाएगा. दूसरा चीज, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम है वो एक मल्टी फैसेटेड होगा, फ्लेक्सिबल होगा, मल्टी लेवल होगा, प्ले बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, इंक्वायरी बेस्ड होगा. एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में तो ये प्ले ग्रुप के नाम से स्कूल आज भी चल रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको अपने पॉइंट्स में शामिल किया है ताकि बच्चे जो 3 से 6 साल के हैं उनका अर्ली डेवलपमेंट हो सके. देन प्रीपेटरी क्लासेस जो हैं वो up to the age of 5-year child will move to a pre-preparatory classes और बाल वाटिका, that is क्लास 1, जिसके बारे में मैंने अभी बात की कि बाल वाटिका के अंदर प्री-पेरेटरी क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा. और ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सिस्टम है ये जो है इंप्लीमेंट होगा जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स. एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये किसी एक मिनिस्ट्री के बस की बात नहीं है. इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल से भी मदद लेनी पड़ेगी और उनके साथ इस प्लान को जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जाएगा. तो इस तरह से हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम के थ्रू
3 से 6 साल के बच्चे और अप टू 3 to 8 इयर्स के जो बच्चों हैं उनके अंदर डेवलपमेंट दे सकते हैं। और इसका ज्यादा जो फोकस है वो रूरल डेवलपमेंट की, रूरल बच्चों की तरफ ज्यादा है, क्योंकि इसमें बात की है आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका के बारे में। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा समझने वाला पॉइंट्स है। ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। देखिए अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है कि हम क्या करते हैं, इसके नीचे यानी कि 6 साल से पहले के बच्चे जो है वो ठीक है प्राइवेट कॉलेज में हमको मालूम है पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, पर क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए बोला है? नहीं बोला है। बट अभी जो अगला सिस्टम होगा उसको मैं समझाऊंगा, पहले पुराना सिस्टम देख लेते हैं। 6 साल से नीचे के बच्चे के लिए कुछ भी नहीं था अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद सीधे आपका 10 साल का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर आता है जो 6 से 16 साल के बच्चों के लिए होता था, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके और 6th क्लास तक। उसके बाद फिर आता था 11th और 12th, और ये होता था 16 से 18 साल के बच्चों के बीच में। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पूरे करिकुलर स्ट्रक्चर को अभी चेंज करने के लिए सोचा है थ्रू दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में 3 साल, यानी कि 3 साल जो पहले के 3 साल हैं बिफोर 3 इयर्स, उसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका के थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट होगा। फिर जो बाकी के 2 साल हैं वो जो 6 से 8 साल की एज है वो क्लास 1 और 2 में, इसको उन्होंने बोला है फाउंडेशनल। देन अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, देखिए 5 3 3 4 जो स्ट्रक्चर ये बोल रहा है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर 2 + 3 ये 5 हो गया डेवलपमेंट, ये आपका 3 डेवलपमेंट हो गया, ये 3 ईयर का हो गया और ये 4 ईयर का। तो इसने 5 3 3 4 स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ अगले जो 3 साल है यानी कि 3 क्लास से लेके और 5 क्लास के बीच में, जिसमें बच्चों की एज 8 से 11 साल की होती है, उसको उन्होंने दिया है प्रिपरेटरी स्टेज। फिर आते हैं मिडिल स्टेजेस में। मिडिल स्टेजेस में 3 साल दिए हैं, 6 to 8 जो क्लास है, और उन बच्चों की एज करीब 11 से 14 साल के बीच की होगी। और लास्ट में उन्होंने 9 से 12 क्लास के बच्चों को जिनकी एज 14 से 18 साल के बीच की है और टोटल 4 ईयर। तो इन 4 स्टेजेस में उन्होंने डिवाइड किया है जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर होगा। पहले जो स्ट्रक्चर है उसको बोला है फाउंडेशनल, सेकंड है प्रीपरेटरी, देन मिडिल, देन सेकेंडरी। अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं फाउंडेशनल स्टेज में, यानी कि जो सिंपल मान के चलते हैं कि जो क्लास 2nd तक है उसमें ये लोग मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, जो आज भी बच्चे प्ले स्कूल्स में सीखते हैं। देन प्रीपरेटरी स्टेज में जो आपकी 3 to 5 क्लास की है उसमें प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग पर इन्होंने जोर दिया है इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज 6 to 8, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ये आपकी मिडिल स्टेज में सिखाएंगे। अब लास्ट में जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस। इसको आप सिंपल एक एग्जांपल से समझिए। अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है 12th क्लास में और अगर वो बेकरी के बारे में कुछ जानना चाहता है तो ही इज फ्री टू लर्न बेकरी। मान लीजिए फिजिक्स का कोई बच्चा है और अगर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहता है तो इस तरह के सेकेंडरी स्टेजेस में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की फ्रीडम को दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये रिफॉर्म्स हैं, ये इंट्रोड्यूस किए हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू। अब देखते हैं इसकी अगली स्टेज में। अब फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने बात की आपसे कि फाउंडेशन एंड लिटरेसी न्यूमेरेसी ये क्या होता है। देखिए अगर कोई, इन्होंने जो इसकी एज डिफाइंड की है यानी कि 3rd क्लास तक बच्चे को ये सारी चीजें पता होना चाहिए। आप भी अगर अपने घर में किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि क्या वो न्यूमेरेसी सीख रहा है, नंबर पता है उसको, लिटरेसी साक्षरता है उसके अंदर, क्या वो पढ़ लेता है किसी किताब को, या हिंदी हो या उसकी लोकल लैंग्वेज की किताब हो, या न्यूमेरेसी के बारे में उसको पता है। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है, उनका ये फोकस है कि फाउंडेशन और लिटरेसी जो न्यूमेरेसी है वो गवर्नमेंट को अचीव करनी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी
मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इंट्रोड्यूस करेगी, सेटअप करेगी फॉर अटेनिंग our this goal of foundational literacy and numeracy. Then state को responsibilities दी गई है. States will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in primary school. State को responsibility दी है इस चीज के लिए. दूसरा, गवर्नमेंट ने बोला है कि एक पॉलिसी वो फॉर्म करेंगे फॉर नेशनल बुक प्रमोशन और डिजिटल लिटरेसी के ऊपर. देखिए आज की डेट में आपने खुद देखा होगा, बच्चों की आदत होती है कि वो उनको बुक पढ़ने की आदत नहीं है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेगा ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके. वोकेशनल एजुकेशन के बारे में मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि 6th ग्रेड से कोई भी बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकता है. मान लीजिए कि अगर वो क्राफ्टमैन सीखना चाहता है या कारपेंट्री सीखना चाहता है, इनफैक्ट कोई भी काम सीखना चाहता है, तो अपनी क्लास से जाके 10 दिन तक उन लोगों के साथ काम करके उस चीज को देखकर सीख सकता है. अब बात होती है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन. देखिए ये बहुत पुरानी है, 2005 की है. अब वो काफी पुरानी हो गई और काफी सारे चेंजेस और देश में काफी ज्यादा विकास हो चुका है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बोला है कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क ये जो है एनसीईआरटी डेवलप करेगी, क्योंकि 2005 से लेके अब तक करीब करीब 15 साल हो चुके हैं और उसमें चेंज की जरूरत है. ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स मल्टी लैंग्वेज एंड द पावर. इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता ही चुका हूं, बट आप थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देख लीजिए. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखिए क्लास 5th तक गवर्नमेंट ने बोला है कि होम लैंग्वेज, मदर टंग और किसी भी लोकल लैंग्वेज में आप शिक्षा दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं. गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट शुरू करेगी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और कोई भी स्टेट और यूटी 3 लैंग्वेज को सिखा सकती है जो कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं. और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि ऑल क्लासिकल लैंग्वेज विल बी वाइडली अवेलेबल इन स्कूल एज द ऑप्शन. तो ये मल्टी लिंग्वलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का एक पॉइंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. अब देखते हैं असेसमेंट. देखिए एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट, जो इन्होंने पूरी की पूरी ही चेंज कर दी है. असेसमेंट रिफॉर्म्स में सबसे पहले हम बात करते हैं 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की. देखिए इसमें 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है. आपको याद होगा जब आप अपने बच्चे का या अपने भाई का या अपने किसी भी रिलेटिव के कार्ड को लेने जाते थे, जब आप अपने किसी भी बच्चे का कार्ड लेने जाते थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि केवल सब्जेक्ट रहता था और उसमें मार्क्स दिए थे. लेकिन अभी 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस में इन्होंने कई सारे असेसमेंट किए हैं, जैसे कि अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो 3 लोग बनाएंगे. सबसे पहले आप खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे. सेकंड, आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स आपका असेसमेंट करके देंगे, ये भी पॉइंट उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा होगा. और फिर लास्ट में आपका टीचर एक असेसमेंट करके देंगे. तो ये 3 हो गए. इसके बेनिफिट क्या है? देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि आपके जो प्रोग्रेस है वो इन तीनों लोगों से इवेल्युएट होने के बाद आप ज्यादा होलिस्टिक वे में दे सकते हैं. थर्ड पॉइंट है कि कोई भी हर साल में आपको एक लाइफ स्किल्स डेवलप करनी है, और वो जो लाइफ स्किल है वो आपके हर साल के रिकॉर्ड में जमा होगी. तो आपके पास टोटल 15 साल का लाइफ स्किल्स का रिकॉर्ड हो जाएगा, और इस प्रोसेस को थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा जाएगा. इस पॉइंट की बहुत बड़ी वैल्यू है. देखिए पहले तो आपने तीनों से असेसमेंट कराया और आपने लाइफ स्किल्स, यानी कि आप किसमें डेवलप होना चाहते हैं, तो हर साल आपने अपना कुछ लाइफ स्किल्स की, तो आपके पास टोटल लाइफ स्किल्स होंगी 15. तो आपने टोटल 15 डेवलपमेंट दिखाए. तो जब आप 12th करने के बाद निकलेंगे, या कोई भी बच्चा 12th करने के बाद निकलेगा, तो उसके पास इतनी सारी लाइफ स्किल्स के रिकॉर्ड होंगे और उसके बेसिस पे वो अपने कैरियर को चूज कर सकता है. दूसरा, कंपिटेंसी बेस्ड रिमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड टेस्ट, हायर ऑर्डर स्किल्स और एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग को भी इंक्लूड किया है इन्होंने हॉलिस्टिकल प्रोग्रेस कार्ड के अंदर. बोर्ड एग्जाम्स के बारे में उन्होंने बोला है कि बोर्ड एग्जाम कैन बी मॉड्यूलर, यानी कि 2 बार में भी लेने का विचार ये लोग कर रहे हैं. मॉड्यूलर बेसिस पे भी एग्जाम लिया जा सकता है. और इन ग्रेड 3, 5 और 8 विच विल बी कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इसके बारे में भी ये लोग सोच रहे हैं. तीसरा पॉइंट, बोर्ड एग्जाम को उन्होंने कोर
कोर कॉन्सेप्ट पर भी कन्वर्ट करने का एक विचार रखा है, एक पॉइंट रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा बोर्ड का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा अनाज शनाज पढ़ना पड़ता था, और अभी भी लोग जो है सिलेबस काफी बड़ा है, लेकिन अब उसको ये केवल कोर कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपकी जो नॉलेज बेस्ड जो चीजें आपने सीखी है उसकी चेकिंग हो सके। मतलब रटन विद्या को एकदम रोटेन जो आप करते थे वो खत्म हो जाएगी, अब केवल नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग होगी आपकी, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नाउ अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, अ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट को भी सेट करने के लिए बात की गई है, फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड। अब इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इन्होंने जो बात की है, देखिए सबसे पहले सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड ग्रुप जो है, जो सोशली कल्चर एंड जोग्राफिकल आइडेंटिटीज एंड डिसेबिलिटीज के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसके लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड इंट्रोड्यूस किया है, लाया गया है इस पॉलिसी के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय को अपग्रेड करने का एक प्रोविजन है उस फंड के थ्रू। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन जोन डेवलप करने हैं जो चिल्ड्रन है विद डिसेबिलिटीज है, और उनका सर्वांगीण विकास करना है फाउंडेशनल स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक, विद सपोर्ट एजुकेटर विद क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग रिसोर्स सेंटर, और उनको एकोमोडेट करना है टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल से और मैकेनिज्म से। अच्छा, इसके अलावा जो बाल भवन और जो सामाजिक चेतना केंद्र को भी डेवलप करने की बात की है। बाल भवन जो है वो एक स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स होंगे टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटी के लिए, और फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये यूज कर सकते हैं सामाजिक चेतना के रूप में। अब बात करते हैं, देखिए टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ, ये एक रॉबस्ट टाइप का एक सिस्टम इन्होंने दिखाया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। सबसे पहली बात कि टीचर जो भी रिक्रूट होंगे वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू होंगे, और उनका प्रमोशन जो होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, और मैकेनिज्म मल्टी सोर्स पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड अवेलेबल प्रोग्रेशन पाथ टू बिकम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर टू और अ टीचर एजुकेटर। इसके बाद अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर विल बी डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2020 इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी, एससीईआरटी एंड टीचर एंड एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी तक जो सिस्टम हमारे पास है वो 2009 में डेवलप हुआ था, इट इज ऑलमोस्ट 11 ईयर्स, 11 साल से भी कोई चेंज नहीं आया है, तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर की जरूरत हमको महसूस हो रही है। दूसरा, स्कूल गवर्नेंस को भी इन्होंने बोला है कि गवर्नेंस कैसे करेंगे स्कूल की जो गवर्नेंस है, उन्होंने बताया कि वो कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर्स में स्कूल को डेवलप करेंगे, तोड़ेंगे, मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर्स में डेवलप करके रखेंगे, और वो उसकी एक बेसिक यूनिट होगी। तो इस तरह से स्कूल की गवर्नेंस को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। नाउ स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया, इट एनालिसिस क्लियर सेपरेट सिस्टम फॉर पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन, ऑपरेशंस एंड एकेडमिक मैटर। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, स्टेट्स और यूटी जो है वो अपनी इंडिपेंडेंटली सेटअप करेंगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को, SSSA को। उसके बाद ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर, देखिए इस पॉइंट को मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि जो भी स्टैंडर्ड होगा वो कोई भी स्कूल हो, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो अपनी वेबसाइट पर इन स्टैंडर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टैंडर्ड स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने बनाया वो पब्लिकली ओवरसाइट होगा और अकाउंटेबिलिटी को शो करेगा। तो जो स्कूल के पेरेंट्स की जो चिंता है कि क्या स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन्ड बाय द स्टैंडर्ड शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और पब्लिक ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी को
को वो शो करेगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी यहां पर आएगी फॉर पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर के लिए। नाउ द एससीईआरटी विल डेवलप अ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन फ्रेमवर्क, SQAF। जो ये कौन डेवलप करेगा? SCRT। और ये जो डेवलपमेंट SCRT करेगा, इट शुड बी डेवलप थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो हमारा जो पॉइंट है, जो आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए कि SCRT विल डेवलप अ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक टारगेट और रखा है, वो अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो 50% इंक्रीज करेगी 2035 तक। इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू 50%। अब इसके लिए क्या करना होगा, देखिए अभी पहले देख लेते हैं क्या है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% है अभी। इसको 2035 तक 50% तक लेके जाना है। इसके लिए गवर्नमेंट 3.5 करोड़ न्यू सीट्स को डेवलप करेगी, ऐड करेगी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। क्योंकि हायर एजुकेशन में जगह नहीं होगी, तो आप कैसे इसको इस 26.3% जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इसको 50% तक इंट्रोड्यूस करोगे। नाउ अब देखते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी आ तो गई है, लेकिन इसके आउटकम क्या क्या होंगे। गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला दी। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2020, यानी यूनिवर्सलाइजेशन जो मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है हमारा, इसको अलाइन करना है SDG 4 के साथ। दूसरा, फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स को नेशनल मिशन के साथ 2025 तक अचीव करना है। 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। 2 करोड़ लोगों को वापस लेके आना है, जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उनको फिर से सिस्टम का पार्ट बनाना है, उनको एजुकेशन को कंप्लीट करना है। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2030। जो टीचर अभी हैं उनको 2023 तक उनके अंदर रिफॉर्म्स लाने हैं और उनका असेसमेंट करना है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन जिसके बारे में बात की, उसका टाइम फ्रेम इन्होंने रखा है 2030। बोर्ड एग्जाम्स में इन्होंने कोर कॉन्सेप्ट की बात की, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब इस तरह का करिकुलम तैयार होगा जिसमें केवल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अप्लाई होगा, रट्टन विद्या खत्म। रोटिन जो होता था, इट शुड बी फिनिश्ड। रट्टन विद्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नाउ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल, जो स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी मैंने आपको बताई स्टेट लेवल पे बन रही है, जो भी स्टैंडर्ड बनाएगी वो कॉमन होगा पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के लिए। अब हम कहते हैं कि भाई DLF अच्छी शिक्षा देता है एज कंपेयर टू केवी, ये बात आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी, जो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एजुकेशन पॉलिसी। इस लेक्चर में मैंने केवल स्कूल एजुकेशन की बात की है, इसलिए इसको मैंने पार्ट 1 नाम बोला है। सेकेंड पार्ट में हम हायर एजुकेशन के बारे में देखेंगे कि हायर एजुकेशन को लेके ये पॉलिसी क्या बोलती है। तो टिल देन, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।